हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द चैनल। आज हम आ चुके हैं अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स 15 डेज क्रैश कोर्स की जो सीरीज है उसकी 6 वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे बैंकिंग को। बच्चा, ये पूरी सीरीज हम 15 डेज में कवर अप करने वाले हैं और इस 15 डेज में हम पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड कंप्लीट करेंगे बाय यूजिंग अ बुक वीके ओरी। बुक की लाइन बाय लाइन, हेडिंग बाय हेडिंग मैं आपको कवर कराऊंगा ओनली जस्ट 15 डेज। तो आप रेगुलरिटी में वीडियोस को चेक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि रेगुलर वीडियोस आ रही हैं तो कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, इसलिए अभी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो बिना किसी डिले के चलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हमारे 6th चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे बैंकिंग। बच्चा, बैंकिंग क्या है और क्यों एक इकोनॉमी में बैंकिंग सेक्टर की नीड पड़ती है, क्या होता है बैंकिंग में, बैंक क्या करते हैं, कैसे प्रॉफिट अर्न करते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। बैंकिंग सेक्टर को इंडिया में रेगुलेट कौन कर रहा है, तो इन सभी चीजों को हम ध्यान में रखते हैं और शुरू करते हैं अपने आज के इस चैप्टर को, जिसमें बच्चा हमसे बात की जा रही है बैंकिंग। बैंकिंग की इसमें बहुत छोटा सा चैप्टर है 3। एक्चुअल में बैंकिंग और मनी एक कंबाइंड चैप्टर हुआ करता था, पर इस साल से इसको 2 पार्ट्स में सेपरेट कर दिया गया है वीके ओरी में। तो देखिए, अगर आप दूसरी कोई बुक यूज कर रहे हैं जैसे संदीप गर्ग हुई या सरस्वती पब्लिकेशन की कोई बुक हुई, तो उनमें हो सकता है आपको ये कंबाइन ही मिले। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक, इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक रहेगा। दूसरा, द सेंट्रल बैंक मीनिंग एंड फंक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, याद रखिएगा। सेकंड टॉपिक, सेंट्रल बैंक की मीनिंग और फंक्शन, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को तो स्किप मत ही कीजिएगा, बहुत वेल प्रिपेयर होकर जाइएगा, क्योंकि 5 नंबर में या 4 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर मिल सकता है आपको अपने एग्जाम में। थर्ड, फिर इसके बाद है बच्चा कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द आरबीआई, और आरबीआई कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा इकोनॉमी में, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। इन शॉर्ट एक काफी अच्छा चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा और बोर नहीं होगे। सबसे बड़ी चीज जरा देखिए, सबसे पहली मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। मनी का क्रिएशन, देखिए मनी क्रिएशन, क्रिएशन का मतलब होता है बनाना। हमने अभी पिछले चैप्टर में ये बात डिस्कस करी थी कि कॉमर्शियल बैंक कभी भी मनी क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन कॉमर्शियल बैंक मार्केट में मनी को सप्लाई करते हैं। रेगुलेटरी बॉडी के रूप में हम देख सकते हैं जो मार्केट में मनी को सर्कुलेट कर रही है, क्योंकि आरबीआई प्रिंट करता है, फिर वो देता किसको, कॉमर्शियल बैंक को कोई तो देता है, वही तो आगे मार्केट में नोट को चैनलाइज करते हैं, मार्केट में मनी को इंट्रोड्यूस कराते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव नोटिस्ड दैट द कॉमर्शियल बैंक आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, अनलाइक द सेंट्रल बैंक ऑफ कॉमर्शियल बैंक डू नॉट हैव अथॉरिटी इज टू इशूइंग नोट। जैसे कि हम बात कर रहे थे, आरबीआई बैंक नोट इशू कर सकता है, लेकिन कॉमर्शियल बैंक के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वे नोट इशू कर सके। करेंसी, दे कैन नॉट इशू नोट्स और कॉइन, येट दे आर द सप्लायर ऑफ मनी एज दे क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट। इन दिस प्रेजेंट चैप्टर वी डिस्कस दिस प्रोसेस वेरी डीपली। चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर के प्रोसेस को। सबसे पहले बात की जाए तो बच्चा सबसे पहले हमसे क्या बता रहा है, बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम पीपल, दे आर कॉल्ड प्रिलिमिनरी डिपॉजिट। जो भी लोग बैंक में जाके पैसे को डिपॉजिट करते हैं उसे हम कहते हैं प्रिलिमिनरी डिपॉजिट। फिर बैंक लैंड मनी मैनी टाइम मोर देन देयर कैश रिजर्व, बहुत बार बैंक अपने कैश रिजर्व से ज्यादा पैसे को लैंड कर देते हैं, यानी कि लोन के रूप में पब्लिक को प्रोवाइड करा देते हैं। और थर्ड प्रोसेस में क्या कह रहा है हमसे, मनी इज लेंट बाय द कॉमर्शियल बैंक, जो पैसा कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को दे रहा है वो कभी भी कैश के रूप में नहीं देता, वो हमेशा किस में देता, बट इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री। वो एक क्रेडिट एंट्री करता है किसमें, बैंक अकाउंट में। हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप बैंक से लोन लेने जाएंगे तो बैंक घर नहीं आएगा कि एक बैग में नोटों से भरा बैग सजा के सर आपका लोन, ना, वो आपके खाते में पैसा डालेगा, और जब बैंक खाते में डालेगा तो मतलब एक बात समझिए कि वो एक क्रेडिट एंट्री के रूप में दे रहा है इन द अकाउंट ऑफ बोरोवर, जो उसे बोरो कर रहा है। तो इस प्रोसेस से मनी सप्लाई मार्केट में क्रिएट होती है और मनी की क्रिएशन की जाती है। बच्चा, इसके बाद क्या कह रहा है, द बोरोवर कैन इशू चेक अगेंस्ट क्रेडिट लोन इन देयर अकाउंट, और जब बोरोवर के अकाउंट में पैसा है तो बोरोवर उसकी चेक इशू करके किसी को भी पेमेंट कर सकता है।
दीज चेक सर्कुलेट इन इकोनॉमी एज मनी, और ये जो चेक है बच्चा ये मार्केट में मनी के रूप में सर्कुलेट की जाती है। किसके रूप में? मनी। और कैसी मनी है ये? फिड्यूशरी मनी। याद रखिए कैसी मनी? फिड्यूशरी मनी। आगे समझते हैं क्या कह रहा है। फिर बच्चे प्राइमरी डिपॉजिट एंड सेकेंडरी डिपॉजिट को जब हम सम अप करेंगे तो हमें पता चल जाएगा डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय पब्लिक इन कॉमर्शियल बैंक। पब्लिक का कितना पैसा कॉमर्शियल बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट में रखा हुआ है। क्लियर है? आगे देखो बच्चे, इसके बाद अगले पॉइंट में हमसे क्या कह रहा है, टोटल डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक आर मैनी टाइम मोर देन द कैश रिजर्व। बच्चे बहुत बार ऐसा होता है कि कैश रिजर्व से बहुत ज्यादा हो जाता है बैंकों के पास डीडी। अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम समझे तो क्या कह रहा है, किस तरीके से मनी क्रिएट होती है। तो मनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज फाइंड करनी होती है, वो है मनी मल्टीप्लायर। क्या बच्चा? मनी मल्टीप्लायर। उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। जरा एक चीज देखिएगा यहां पर, क्रिएशन ऑफ मनी इन सिंगल बैंकिंग सिस्टम। एक ही बैंक में किस तरीके से मनी को क्रिएट किया जा रहा है। सपोज आपके पास इनिशियल डिपॉजिट के रूप में आए 1000 रुपए। कितने आए बच्चा? 1000 रुपए। और आपने सीआरआर बना रखा है 10%। अब ये आता है सीआरआर। बच्चा एक टर्म है कैश रिजर्व रेशियो, जिसका मतलब होता है कि जब कभी कॉमर्शियल बैंक अपने विड्रॉल और डिपॉजिट के बेसिस पे एक सर्टेन परसेंट आरबीआई के पास इन अ फॉर्म ऑफ रिजर्व रखवा देते हैं, उसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। क्या कहा जाता है बच्चा? कैश रिजर्व रेशियो। देखिए ऐसा होता है, आरबीआई की गाइडलाइन रहती है कि आप देखिए कि कितना डिपॉजिट आपके पास आ रहा है और कितना बैंक आपसे विड्रॉ कर रहे हैं। और आप सभी को एक बहुत बेसिक सी बात ये पता होगी कि जितना पैसा बैंक में डिपॉजिट के रूप में आता है उतना कभी भी विड्रॉल नहीं होता है, उसका कुछ परसेंटेज। अब ये बैंक जो होते हैं एक आइडिया, एक एवरेज एग्रीगेट बेसिस पर अनुमान लगा के रखते हैं कि अगर मान लो डेली का हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट आ रहा है तो उसका 20%, 40% या मैक्सिमम 45% तक विड्रॉ हो जाता है। बहुत ज्यादा परसेंट है, बहुत नॉमिनल ही विड्रॉ हो। ये कॉमर्शियल बैंकों के पास एक सर्टेन अमाउंट आया, जैसे हम मानते हैं 10 लाख रुपए आया। अब आरबीआई ने ये कह रखा है कि तुम्हारा 10 लाख पूरा तो निकलेगा नहीं, कुछ परसेंटेज निकलेगा। तो उसको हटाने के बाद जो बचता है उस पे एक सर्टेन परसेंट, जैसे आरबीआई ने कहा 10% तुम सीआरआर मेंटेन करो। क्या मेंटेन करो बच्चा? सीआरआर। याद रखने वाली बात यहां पर यह है कि सीआरआर इज मेड बाय कॉमर्शियल बैंक। सीआरआर इज मेड बाय कॉमर्शियल बैंक एंड केप्ट बाय आरबीआई। और किसके पास रखवाया जाता है? केप्ट विथ आरबीआई। कोई दिक्कत है? आगे देखिए क्या कह रहा है, जैसे 1000 रुपए आए तो 1000 का 10% बेटा हमने रिजर्व में रख दिया बच्चे, तो 100 रुपए हमारे रिजर्व में चले गए। देखिए हमारे पास 1000 आए और 1000 का 10% हमें अकॉर्डिंग टू आरबीआई इंस्ट्रक्शन सीआरआर मेंटेन करना है, तो 1000 का 10% हमारे पास रिजर्व के रूप में चला गया आरबीआई के पास। तो अब बैंक के पास कितना पैसा बचा? 1000 में 100 तो रिजर्व बन गया, बचा कितना? 900। कितना बचा? 900। और उस 900 को बैंक ने किसी को लोन दिया होगा। क्या दिया होगा? लोन। अब बच्चे एक सिंपल सा फंडा यहां पर ये समझो कि बैंक कभी भी लोन घर पे देने नहीं जाता है। कभी आप कहें आओ भैया बैंक घर आओ जरा लोन दे दो ना, बैंक हमेशा लोन खाते में देता है, बैंक अकाउंट में देता है कि आपको लोन के लिए उसी बैंक में एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और उस अकाउंट में बच्चा पैसा आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो 900 है ये बैंक ने किसी और को लेंड किए होंगे लोन के रूप में। अब इस लोन पे जब दोबारा ये नई फ्रेश एंट्री है तो इस पर फिर से रिजर्व क्रिएट किया जाएगा। तो फिर से हमने 10% रिजर्व क्रिएट किया, कितना बचा? 90 रुपीज। अब बैंक के पास बचे 810। अब बैंक ने फिर 810 किसी को लोन के रूप में दिए, फिर उस पर रिजर्व बना, तो ये साइकिल चलती चली जाएगी। तो अब यहां ये सवाल आता है कि भैया ये साइकिल एंड कहां होगी? तो ये साइकिल एंड होगी हमारे मनी मल्टीप्लायर पे। किस पे? मनी मल्टीप्लायर इस साइकिल को एंड करने में बहुत हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि अब हमारा एक मकसद ये है कि ये जो इनिशियल डिपॉजिट है, बहुत ध्यान से बात समझिएगा, ये जो इनिशियल डिपॉजिट है ये जब तक पूरा का पूरा डिपॉजिट रिजर्व के रूप में ना बन जाए। क्या ना बन जाए? रिजर्व के रूप में। मतलब ये जो 1000 रुपए है ये पूरे के पूरे आरबीआई के पास 10% के फॉर्म में रिजर्व के रूप में ना चले जाए, तब तक ये मनी को क्रिएट करते चले जाएंगे। कोई दिक्कत है? पक्का? अब आगे बढ़ते हुए तो भाई कैसे पता चलेगा? हम फाइंड आउट करेंगे मनी मल्टीप्लायर। क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चा? मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 CRR। 1 CRR। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आएगा 1 CRR। अब मान लीजिए हमारा CRR है 10%। कितने परसेंट है? 10%। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे 1/10/100।
अब आपको पता है ये कुछ मिक्स भिन्न के रूप में इस तरीके से सॉल्व होगा, तो ये बन जाएगा आपका 100/10। क्या बन जाएगा? 100/10। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चे आपका जो मनी मल्टीप्लायर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 10 टाइम। कितना निकल के आएगा? 10 टाइम्स। क्लियर है? तो देखिए अब 10 टाइम निकल के आया, तो मतलब ये मार्केट में जो डिपॉजिट की टोटल मनी आएगी ये 1000 इंटू 10, टोटल कितना आ गया बच्चे? 10,000। कितना आ गया? अब 10,000 में हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें इनिशियल डिपॉजिट यानी कि राउंड 1 के डिपॉजिट को पूरा रिजर्व में बनाना है, यानी कि वो एंड करेगा जब यहां 10,000 होगा और ये पूरा का पूरा रिजर्व में चला जाएगा। कितना? 1000। तो हमारा लोनिंग अमाउंट कितना निकल के आया? 9,000। इस तरीके से मार्केट में मनी की क्रिएशन की जाती है। अगर आपको एक बेसिक एग्जांपल के रूप में लेना तो देखिए, जैसे आपके पास 100 रुपए है, आप एक दुकान पे गए, आपने उस दुकान वाले को 100 रुपए दिए और वहां से एक सामान लिया, आपके पास गुड आ गई। अब वो 100 का नोट किसी और के पास है, नोट एक ही चल रहा है, पर वो कितनी बार मार्केट में सर्कुलेट होगा तो वो कितने रुपए की वेल्थ क्रिएट करेगा, उसे कहा जाता है मनी क्रिएशन। अब हम बैंकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे तो ये एग्जांपल हमारा क्लियर कट समझ आ गया होगा, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं मनी क्रिएशन के बाद। बच्चा अब हम मनी क्रिएशन के बाद बात करते हैं मनी मल्टीप्लायर की। देखिए ये आपको बताया अभी, डीडी के मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/CRR, 1/CRR इंटू कैश रिजर्व। अब कैश रिजर्व में बच्चा हमारा कितना था? 1000 चला गया था पूरा का पूरा, तो 1000/10%। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये कितना बन गया? 10,000, जो हमारे इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल आया नहीं आया टोटल डिमांड डिपॉजिट, पक्का। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपॉजिट को। देखिए एक चीज याद रखिएगा, प्राइमरी डिपॉजिट हमेशा टोटल डिमांड डिपॉजिट का पार्ट रहने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है बच्चे? प्राइमरी डिपॉजिट आर कैश डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक बाय द पीपल। कॉमर्शियल बैंकों में कितना पैसा पब्लिक या पीपल डिपॉजिट कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ कैश, दीज आर पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट। क्लियर है बच्चा? फिर हम बात करें अगर सेकेंडरी डिपॉजिट की, दीज आर दोज डिपॉजिट विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ लोन। और लोन से जितने भी डिपॉजिट अराइज हो रहे हैं बच्चा, लोन से जितने भी डिपॉजिट अराइज हो रहे हैं वह सभी हमारे सेकेंडरी डिपॉजिट में रहने वाले हैं। और जब हम डीडी की बात करेंगे तो प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट दोनों को जोड़कर बात करेंगे। इतनी बात क्लियर? चलो बच्चे, इन इंडिया सीआरआर इज डिटरमाइंड नॉट बाय कॉमर्शियल बैंक। मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में बताया था, बैंक देमसेल्फ बट बाय द आरबीआई। मैंने आपको शुरू करते ही बोला था कि सीआरआर आप अपने बेसिस पर नहीं, आरबीआई के इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आपको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीआरआर क्रिएट करना है। बच्चा इस चैप्टर में हम एक्चुअल में एक पूरे बैंकिंग सिस्टम को समझ रहे हैं और सबसे बड़ी चीज अभी इसमें हम आरबीआई की एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है उसको समझने की कोशिश भी करेंगे और वहां से क्वेश्चन भी आएगा। इतनी बात क्लियर है? सेम वही बता रहा है। फिर क्या कह रहा है? ऑल कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप द स्टिपुलेटेड लीगली रिक्वायर्ड कैश रिजर्व नॉट विद देमसेल्फ बट विद आरबीआई। फिर मैंने आपको बताया था कि ये पैसा किसके पास रखवाया जाएगा रिजर्व के फॉर्म में? आरबीआई के पास। हम अपने पास इस पैसे को नहीं रखेंगे। उसके बाद बच्चा क्या कह रहा है? सीआरआर इज नोन एज फिक्स बाय आरबीआई। अभी पढ़ा था हम लोगों ने, सीआरआर किसने फिक्स किया बच्चे? आरबीआई ने, पक्का। अब देखो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या बता रहा है? K इज इक्वल टू 1/100%। बच्चा 100% अगर आप यहां पर लिखेंगे तो क्या होगा? 1/10/100 और फिर ऊपर 1 मान के जो आपने अभी मिक्स फ्रैक्शन का भी सॉल्व किए हो तो उस तरीके से इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 100/10 इक्वल टू 10 टाइम। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था अभी इनिशियली कि 1000 इंटू 10 बार मल्टीप्लाई होगी तो टोटल वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 10,000 हमारा टोटल डिमांड डिपॉजिट रहने वाला है। कोई दिक्कत? आगे आइए। क्रेडिट मल्टीप्लायर, हेयर क्रेडिट मल्टीप्लायर इक्वल टू सीआरआर, ये बताया गया है। इन इंडिया सीआरआर इज फिक्स बाय आरबीआई, ये भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं बच्चे। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बच्चे जब भी मैं आपसे बात करूं सेंट्रल बैंक तो आप अपने दिमाग में एक बात बिठा लो, द पापा ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंकों के पिताजी हैं कौन? आरबीआई। कौन है बच्चे? आरबीआई। देखिए क्या कह रहा है? इन द सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। इट इज द सोल एजेंसी ऑफ नोट इशूइंग। बच्चा ये एक इकलौती एजेंसी है जो नोट्स को मार्केट में इशू करने का काम करती है और आरबीआई के अलावा कोई और नोट प्रिंटिंग का काम नहीं कर सकता। बच्चा क्लियर है?
फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। क्या कह रहा है बच्चे? प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सबसे पहला बैंक ऑफ इशूइंग नोट। ये 5 फंक्शन तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि कभी भूल ना पाओ। पहला बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। बच्चे देश में, इकोनॉमी में न्यू नोट्स प्रिंट करने की अथॉरिटी किसके पास है? सोल अथॉरिटी अभी पढ़ा, आरबीआई। किसके पास? आरबीआई के पास। यही कह रहा है बच्चा क्या? सेंट्रल बैंक इज अ कंट्री हैज द एक्सक्लूसिव राइट, or we can say that is the monopoly right of issuing notes. This is called currency authority function of central bank. इसको क्या कहा जाता है? currency authority function of central bank. क्लियर है बच्चे? सेकंड पॉइंट आपसे क्या कह रहा है? बैंक ऑफ गवर्नमेंट, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, या आप कह सकते हैं बैंकर टू दी गवर्नमेंट। बच्चा अगर कभी हम लोगों को कोई अकाउंट खुलवाना होता है तो हम कॉमर्शियल बैंक के जाते हैं, एसबीआई, पीएनबी, इंडसइंड, एक्सिस बैंक, इन सभी बैंकों के पास हम जाते हैं। लेकिन सोचो गवर्नमेंट कहां जाती होगी? गवर्नमेंट जाती है आरबीआई के पास। गवर्नमेंट का अकाउंट मेंटेन करता है आरबीआई। कभी आपने निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं उनको देखा है कहीं एसबीआई में लाइन में खड़ी हो और वहां पे कोई कह रहा हो एम्प्लॉय काउंटर नंबर 4 पे जाइए मैडम, अभी लंच हो रहा है, 2:30 बजे के बाद आइए मैडम, आज सर्वर डाउन है मैडम? ऐसा कभी नहीं। ये सिर्फ हम लोग फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जनरल पब्लिक हैं और हम लोग बैंक के कस्टमर हैं। कस्टमर की सिंपल सी परिभाषा है कस्ट में मर, अर्थात कस्टमर, और एसबीआई वालों ने यही समझ रखा है ना, क्योंकि वो एक कॉमर्शियल बैंक। लेकिन अगर गवर्नमेंट को इतना टरकाया जाएगा तो देश कैसे चलेगा? इसीलिए गवर्नमेंट के अकाउंट की जिम्मेदारी खुद आरबीआई लेता है, पापा ऑफ ऑल दी बैंक्स इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट इट मैनेज अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के सारे अकाउंट मैनेज करता है। एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट इट बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटी खरीदता और बेचता रहता है। एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट इट फ्रेम पॉलिसी टू रेगुलेट द मनी मार्केट, मनी मार्केट को चलाने की जो पॉलिसी है ये भी कौन मेंटेन करता है? आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। और याद रखिए मॉनेटरी पॉलिसी भी किसके द्वारा चलाई जाती है या बनाई जाती है? आरबीआई के द्वारा। फिर आता है बच्चे थर्ड पॉइंट, बैंकर्स बैंक। अब देखो हमारे बैंक होते हैं एसबीआई, पीएनबी, पर एसबीआई पीएनबी का भी कहीं खाता है, वो है आरबीआई में। कहां है? तो इसीलिए बैंकों का भी जो बैंक है वो आरबीआई है। कौन है बच्चा? आरबीआई। क्लियर? हमारे पास जब एक्स्ट्रा फंड्स होता है तो हम उसको डिपॉजिट करने जाते हैं बैंक में। हम अपने अपने बैंक, जहां एचडीएफसी में है तो वहां गए, एसबीआई में तो वहां गए, हमने जाके वहां पर बैंकों में पैसा डिपॉजिट कर दिया। और जब हमें कभी लोन लेना होता है तो हम बैंकों से लेते हैं। लेकिन सोचिए कॉमर्शियल बैंकों को अगर कभी पैसे की जरूरत पड़े तो ये कहां जाएंगे? ये जाएंगे कहां? कॉमर्शियल बैंक जाएगा आरबीआई के पास। बच्चे किसके पास? आरबीआई। क्यों? क्योंकि पापा ऑफ ऑल द बैंक इज आरबीआई। अब आरबीआई क्या करता है? इनको सर्विस प्रोवाइड करता है। इनसे कहता है अगर सरप्लस है तो लाओ हमारे पास डिपॉजिट कर दो बउआ, और अगर तुम्हें लोन चाहिए तो आओ हम तुम्हें लोन भी देंगे बेटा। कौन? आरबीआई कहता है। हाँ। फिर द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड क्लियरिंग हाउस फंक्शन फैसिलिटी टू कॉमर्शियल बैंक। अब ये जो क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा बहुत साधारण भाषा में। सपोज एक पर्सन है ए। कौन है? पर्सन ए। ए ने अपना अकाउंट खुलवा रखा है एचडीएफसी में। कहां खुलवा रखा बच्चा? एचडीएफसी में। फिर एक पर्सन है बी। कौन है? बी। बी का अकाउंट है एसबीआई में। किसके अकाउंट में? एसबीआई में। अब ए ने बी को एक चेक इशू करी 100 करोड़ रुपए की। कितने की? 100 करोड़। यानी कि अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक पैसा देगा एसबीआई बैंक को। ठीक। फिर एक कस्टमर है डी। कौन सा कस्टमर है? डी। उसका खाता है एसबीआई में। किसमें है अकाउंट? एसबीआई में। और डी ने चेक इशू करी ए को। डी ने चेक इशू करी बच्चे ए को। अब ए का खाता एचडीएफसी में है। अब ध्यान से समझो, यानी कि पहले एचडीएफसी एसबीआई को 100 करोड़ देगा। फिर मान लो डी ने 150 करोड़ की चेक, यानी कि एसबीआई के एक होल्डर ने ए यानी कि एचडीएफसी के एक होल्डर को 100 करोड़ की चेक इशू करी। तो अब एसबीआई एचडीएफसी को 150 करोड़ देगा। तो सोचो अगर इतने पैसे का आदान प्रदान होगा तो कितना कैश जरूरी होगा। तो ऐसे में आरबीआई एक सिंपल सा फंडा अपनाता है, कहता देखो 100 करोड़ तुम्हें देने हैं, 150 करोड़ तुम्हें देने हैं, तो एक काम करो सीधा 50 करोड़ तुम इसके अकाउंट में सेट ऑफ कर दो, हम बुक में एंट्रीज कर दे रहे हैं, कैश की जरूरत कितनी कम हो गई है या नहीं। इसी को कहा जाता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। जरा एक बार समझने की कोशिश करिएगा। द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू द कॉमर्शियल बैंक। इट इज अ चेक क्लीनिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड एट वन सेंट्रल टू ऑल द बैंक। क्लियर है बात? इसके बाद बच्चा हमसे क्या कह रहा है?
लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। देखिए 4 पॉइंट हो चुके हैं मेरे, एक बार फिर से रिकैप ले लेते हैं जरा। पहला बैंक ऑफ इशुइंग नोट, दूसरा बैंक टू द गवर्नमेंट, तीसरा बैंकर्स बैंक एंड चौथा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। हमने इन 4 पॉइंट को याद कर लिया है। अब हम लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट को अगर समझें तो क्या कहता है, लेंडर, लेंडर का मतलब देने वाला, लोन देने वाला। लास्ट रिजॉर्ट यहां पर एक फ्रेज की तरह यूज किया गया है कि जब कहीं से कोई उम्मीद भर नजर ना आए कि तुम्हें लोन मिल सकता है, तब चले आना हमारे दरवाजे पे। कौन कह रहा है, आरबीआई, हम तुम्हें लोन प्रोवाइड करेंगे। जब कॉमर्शियल बैंकों को कहीं से भी बच्चे फंड्स नहीं मिलते या लोन के रूप में कहीं से लोन नहीं मिल पा रहा है, तब आखिरी रास्ता उनके पास होता है आरबीआई। कौन होता है बच्चे, आरबीआई। जैसे कहा जाता है ना, जब दिल ना लगे दिलदार तो हमारी गली आ जाना, वैसे ही आरबीआई कहता है जब लोन ना मिले कॉमर्शियल बैंक तो तुम मुंह उठा के हमारी गली आ जाना, हम तुमको लोन दे देंगे। इसी का नाम है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। बच्चे, इट मीन्स that if a commercial bank failed to get financial accommodation from anywhere, it approaches to the central bank as a last resort. अब जब कहीं से ना मिले पैसा तो हम अप्रोच करेंगे, कॉमर्शियल बैंक अप्रोच करेंगे आरबीआई को। किसको, आरबीआई को। कोई दिक्कत, आगे बच्चे। 5वां हमारा फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की कस्टडी भारत में किसके पास रहती है, आरबीआई के पास। जितने भी फॉरेन करेंसी का आदान प्रदान होता है ये सभी किसके अंडर से होकर गुजरता है, आरबीआई के पास। सारे फॉरेन करेंसीज का रिजर्व जो मेंटेन करके रखता है वो कौन रखता है, आरबीआई। क्लियर। देखिए यहां पर इन्होंने क्लियरिंग हाउस फंक्शन को एक्सप्लेन किया। क्या, सेंट्रल बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस। लेट अस टेक एन एग्जांपल। जो एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया वही होगा यहां। बैंक ए रिसीव अ चेक ऑफ 10,000 drawn on bank B and bank B receive a check of 15,000 drawn from bank A. Both bank A and B have their account with central bank। और हम जानते हैं दोनों ही बैंकों का अकाउंट किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास। सोचिए A पहले 10,000 B को दे और फिर B उसको 15,000 पे करे। इससे बेटर है कि B सिर्फ 5,000 पे करे, बचे हुए 10,000 सेट ऑफ हो जाएंगे। हाँ या ना। आगे देखिए, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। बच्चा, मार्केट में क्रेडिट और मनी सप्लाई का जो कंट्रोलर होता है वो भी आरबीआई है। मॉनेटरी पॉलिसी जो मेड करता है वो भी आरबीआई ही करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। याद रखिएगा, आरबीआई मेड पॉलिसीज ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट से इसको ये राइट मिले हैं। अब गवर्नमेंट के पास और भी बहुत सारे काम है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम एक सेपरेट बॉडी, एपेक्स बॉडी क्रिएट कर रहे हैं जो पूरे बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करेगी और मॉनेटरी पॉलिसी भी हमारे बिहाफ पे मेंटेन करेगी। क्लियर। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट में आप और क्या समझ सकते हो, अगर आ जाए कभी शॉर्ट नोट तो लिख के आना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को भी कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई। अभी कैसे कैसे कंट्रोल करता है इसके बाद में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अब हमें एक डिफरेंस दिया है सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंकों के बीच में। जरा बच्चे पढ़ के देखिए क्या पढ़ चुके हैं कि हमें ये डिफरेंस खुद लिखने चाहिए। क्यों लिखोगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइए। बच्चे, इफ यू हैव एनी क्वायरी और एनी डाउट रिलेटिंग दिस टॉपिक, kindly reach us at our mail trickyeconomics@gmail.com, or you can also follow me on Instagram by using our name tricky economics। जी हाँ, ट्रिकी इकोनॉमिक्स ही हमारा यूजर नेम है। आपको बहुत इजीली फर्स्ट नंबर पे कहीं भी मिल जाएगा। और जब आप इसके डिफरेंस को खुद लिखेंगे तो उसका एक फोटो या एसएच मेरे को भेजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपने कितना सही लिखा है या गलत लिखा है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमारा आखिरी फंक्शन है इस चैप्टर का, यह आखिरी टॉपिक रहने वाला है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई और क्रेडिट सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक। किस तरीके से सेंट्रल बैंक मार्केट में क्रेडिट सप्लाई को कंट्रोल करता है। बच्चे देखिए, अगर आपको कंट्रोलिंग पावर सीखनी है कि किस तरीके से कोई भी बैंक इसे कंट्रोल कर सकता है, तो आपको एक सिंपल सी चीज को याद रखना है। जो भी टर्म्स आने वाले हैं उनकी मीनिंग आपको पता हो और उनका मतलब क्या है। क्योंकि देखिए, आपको नाम तो आप रट लोगे लेकिन उसके अंदर जो प्रोसेस है अगर वो याद नहीं होगा तो मैं गारंटी से बता रहा हूं आप कभी भी इस चीज को ग्रास्प नहीं कर पाओगे कि किस तरीके से आरबीआई मार्केट में क्रेडिट फैसिलिटी को कंट्रोल कर लेता है। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं हम लोग किस तरीके से करता है। सबसे पहले हमारे आरबीआई के पास दो फंक्शन होते हैं बच्चे। बच्चा, आरबीआई हैव टू कंपोनेंट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। फर्स्ट वन
क्वांटिटेटिव मेजर एंड सेकेंड वन क्वालिटेटिव मेजर। बच्चे देखिए, जब आप क्वांटिटी की बात करते हो तो आप एक मात्रात्मक तुलना कर रहे हो, मतलब आप एक क्वांटिटी में बात करो, एक अमाउंट की बात करोगे, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ यूनिट की बात करने वाले हो, है या नहीं। और जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो हम क्वालिटीज की बात करते हैं, इसमें कोई मात्रात्मक या आप कह सकते हैं न्यूमेरिकल फिगर नहीं रहने वाला होता, इसमें हम उसकी क्वालिटीज की बात करूंगा, उसमें वैल्यूज की बात करूंगा, पर उसमें कोई न्यूमेरिकल फिगर की बात हम नहीं करने वाले हैं। अमाउंट की जब एक स्पेसिफिकली बात हो, एक तुलना की जाए, एक मात्रात्मक एक मेजरमेंट है उसका, वो क्वांटिटेटिव है, और जब हम सिर्फ वैल्यूज की बात करें तो वो क्वालिटेटिव है। ये क्या बात कर रहे हैं हम क्वांटिटेटिव मेजर में? सबसे पहली चीज, quantitative measure are those instrument of credit control which focus on overall supply of money in the economy. Supply of money is lower to tackle inflation and it raised to tackle deflation. अब देखिए दो केस है मार्केट में, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। बच्चे इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई हाई होती है, इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई हाई होती है और डिफ्लेशन में मनी सप्लाई लो होती है। बताया गया है क्या क्या अगर आपको इन्फ्लेशन से टैकल करना है तो आप मनी सप्लाई कम करेंगे, आप मनी सप्लाई कम करेंगे, और अगर डिफ्लेशन से डील करना है तो आप मनी सप्लाई बढ़ा दीजिए। तो ध्यान से समझिएगा, जब भी इन्फ्लेशन होगा, जितने भी क्वांटिटेटिव टूल हैं, अगर इन्फ्लेशन है तो सभी क्वांटिटेटिव टूल रेज होंगे। बच्चा क्या होंगे? रेज, यानी कि ये बढ़ा दिए जाएंगे। और अगर डिफ्लेशन होगा तो सभी क्वांटिटेटिव टूल कम कर दिए जाएंगे। कोई दिक्कत? देखिए जरा, सबसे पहला क्वांटिटेटिव टूल हमारे पास आता है बैंक रेट। बच्चे बैंक रेट क्या कह रहा है? द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन। ये बात याद रखिएगा, द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन टू कॉमर्शियल बैंक इमीडिएटली। तुरंत आरबीआई जब लंबे समय के लिए कॉमर्शियल बैंकों को कोई लोन प्रोवाइड करता है और उस पर जितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसे कहा जाता है बैंक रेट। क्या कहा जाता है बच्चा? बैंक रेट। तो इन्फ्लेशन में बैंक रेट बढ़ा दिया जाएगा और डिफ्लेशन में बैंक रेट घटा दिया जाएगा। जरा इस साइकिल को समझने के लिए एक बात ये कि मार्केट में मनी सप्लाई ऑलरेडी ज्यादा है, तो अब आरबीआई ने क्या करा? उसने बैंक रेट बढ़ाया। तो इसके रेप्लिकेशन क्या होंगे? जब बैंक रेट बढ़ेगा तो मतलब कॉमर्शियल बैंकों को आरबीआई से लोन महंगा मिले। सिंपल सा एग्जांपल को समझा रहा हूं, आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंकों को लोन दिया। पहले आरबीआई 5% पे देता था और कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से 5% पे लोन लेके मार्केट में उसे 6 से 8% में सर्कुलेट करते थे। तो आरबीआई को आराम से 5% का फायदा हो जाता था और उसी पैसे से कॉमर्शियल बैंक 3% एक्स्ट्रा में आगे चढ़ा के लोन को मुनाफा कमाते थे। लेकिन अब क्या हुआ? मार्केट में है इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई ऑलरेडी ज्यादा है, पब्लिक के पास बहुत सारा पैसा है जिससे महंगाई बढ़ती जा रही है। तो आरबीआई क्या करेगा? वो बैंक रेट बढ़ा देगा। क्या बढ़ाएगा? अब मान लो आरबीआई ने कहा कि भाई हम लोन जो है तुम्हें 12% पे देंगे, तो ऑन दी अदर हैंड कॉमर्शियल बैंक आगे मार्केट में बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे। अब उन्होंने कहा कि हम 8 की जगह आपको 16% पे देंगे। तो सोचिए जस्ट डबल का रेट आ गया, या आप ये कहें 15% पे देगा या 12% पे देगा, तो आपको लग रहा है कि 1 लाख का लोन लेंगे तो 15,000 तो हमें इंटरेस्ट ही चुकाना पड़ जाएगा। तो ऐसे में हम क्या करें? हम लोन लेने से बचेंगे। जब लोग लोन कम लेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई कम आएगी। जरा देखिएगा, अभी इसको आगे आपको समझाया गया है। ये देखिए, रेज इन बैंक रेट, रेज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट रेट बढ़ेगा, इससे क्या होगा? रेज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी तो मार्केट में लोन की डिमांड या क्रेडिट की डिमांड कम हो जाएगी और इससे फॉल इन मनी सप्लाई होगा। और मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी तो डिफ्लेशन से टैकल किया जाएगा। और अगर बैंक रेट को गिरा दिया गया तो बच्चे क्या होगा? अगर फॉल इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे बैंक रेट कम होगा, लोन सस्ता होगा, तो मार्केट का इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा, जिससे कैपिटल की कॉस्ट भी घट जाएगी। और फिर जब कैपिटल की कॉस्ट घटेगी तो मार्केट में लोन की डिमांड बढ़ेगी, और जब लोन की डिमांड बढ़ेगी तो बच्चे डिफ्लेशन यानी कि डेफिसिट मनी सप्लाई भी कंट्रोल, मंदी का दौर भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। दूसरा हमारे पास ऑप्शन आता है बच्चा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? जैसे आप लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते होंगे या किसी के पेरेंट्स लगाते होंगे या कोई फ्रेंड करता होगा ट्रेडिंग, ऑक्टा, एफएक्स वगैरह। आजकल तो बहुत ज्यादा बच्चों के दिमाग में ट्रेडिंग वगैरह का भूत चढ़ा रहता है। इंस्टाग्राम ने एक तो बर्बाद कर दिया। ये हर कोई कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर और अपने आप को हर्षद मेहता पार्ट 2 समझने में लगा है ना, पैसा डुबा रहे हैं लेकिन लगे पड़े। तो देखिए ऐसे में क्या है, वैसे ही आरबीआई भी डील करता है। अब मार्केट में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई क्या करेगा? सिक्योरिटी इशू करेगा, बॉन्ड इशू करेगा। किनको? कॉमर्शियल बैंकों को। और आपको पता है
कॉमर्शियल बैंक का पापा है आरबीआई, तो पापा की बात कोई भी बैंक नहीं काटेगा, तो आरबीआई के द्वारा इशू किए गए बॉन्ड्स को खरीदना एक मजबूरी बन जाएगा कॉमर्शियल बैंक की। और जब वो पैसा कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को दे देंगे बॉन्ड खरीदने के रूप में, तो मार्केट से एक बहुत बड़ा अमाउंट गायब हो जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। और वहीं डिफ्लेशन में आरबीआई उन सिक्योरिटीज को, उन बॉन्ड को रिडीम कर लेगा, यानी कि हम कहें बायबैक कर लेगा। जो बॉन्ड है वो ले लेगा और जो पैसा था वो आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को वापस कर देगा। तो इससे मार्केट में डिफ्लेशन भी टैकल कर लिया जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन refers to the sale and purchase of security in the open market by RBI on the behalf of government by selling the security like National Saving Certificate NSC or the RBI soak liquid cash from economy। इससे क्या होगा, जब बेचेगा तो जो लिक्विड कैश है इकोनॉमी से वो खरीद लेगा। ट्रेजरी बिल होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड जिन्हें कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे बॉन्ड आरबीआई इशू करता है और मार्केट से लिक्विड फंड को, लिक्विड कैश को ऑब्जर्व करता है कि मार्केट से कैश कम हो, मनी सप्लाई डाउन हो और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। उसके बाद बच्चे इसके बाद हमारे पास थर्ड मेजर होता है रेपो रेट। रेपो रेट द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड। देखिए बैंक रेट में लॉन्ग टर्म था और यहाँ शॉर्ट टर्म फंड आरबीआई प्रोवाइड कराता है कॉमर्शियल बैंकों को, और उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है आरबीआई के द्वारा, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। बच्चा क्या कहते हैं, रेपो रेट। सेम वही कंडीशन, इन्फ्लेशन है, रेपो रेट बढ़ा दीजिए, मार्केट में लोन महंगे होंगे तो डिमांड कम हो जाएगी लोन की और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। और डिफ्लेशन है तो रेपो रेट कम कर दीजिए। जरा देखिए क्या बता रहा है यहां पर आपको, रेज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ रेपो रेट इज राइज, अल्टीमेटली फॉल इन डिमांड ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई मार्केट से कम होगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। वाइसे वर्सा डिफ्लेशन के साथ रहने वाला है बच्चा। उसके बाद आता है रिवर्स रेपो रेट। देखिए रेपो रेट क्या है, जब आरबीआई, ध्यान से समझना, आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए फंड प्रोवाइड करा रहा है और उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, पर कॉमर्शियल बैंक भी तो कभी कभी अपना सरप्लस फंड आरबीआई के पास डिपॉजिट करके आते हैं, हाँ या ना। जब वो अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करेंगे, जैसे हम अपने सरप्लस फंड को कॉमर्शियल बैंकों में डिपॉजिट करते हैं तो हमें क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है, तो वैसे ही आरबीआई भी इनको, किनको, कॉमर्शियल बैंकों को कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। क्या कहा जाता है बच्चा, रिवर्स रेपो रेट। याद रखिए इसमें क्या कह रहा है, द रेट एट विच आरबीआई accept deposit from commercial bank through government securities is called reverse repo rate. It is also called reverse repurchase rate. Reverse repurchase rate. In this case, a reverse repurchase agreement is signed both the parties stating that security will be repurchased on given date at a particular price. क्लियर है। उसके बाद याद रखिएगा बच्चा, व्हेन रिवर्स रेपो रेट इज लोवर्ड, बैंक रेट डिस्करेज टू पार्क देयर सरप्लस फंड कॉमर्शियल बैंक टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम। और ये एक लुभावना तरीका लगता है कॉमर्शियल बैंकों को इंटरेस्ट इनकम जनरेट करने का। क्लियर है बात बच्चे। देखिए क्या कर, अब बच्चा देखो कैसे रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई यूज करता है। मार्केट में इन्फ्लेशन है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में आरबीआई क्या कहेगा, कहेगा भाई आपके पास जो सरप्लस फंड है वो मेरे पास ले आओ, मैं आपको इस पर हर क्वार्टर पे इतना इंटरेस्ट प्रोवाइड करूंगा। अब उनको, कॉमर्शियल बैंकों को ये लगता है कि यार इनके पास रखने से हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, एक गुडविल बनेगी, दूसरा हमें मार्केट से अच्छा इंटरेस्ट तो आरबीआई खुद दे रहा है, एक सिक्योरिटी के फॉर्म में रहेगा नहीं रहेगा। तो जब भी इन्फ्लेशन होगा रिवर्स रेपो रेट राइज किया जाएगा और डिफ्लेशन में इसको कम कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है बच्चे CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ध्यान से समझिए, इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद द आरबीआई। जितना भी पैसा बैंक में डिपॉजिट के फॉर्म में आ रहा है और जो विड्रॉल हो रहा है उसको हटाने के बाद जो बचेगा उसका एक सर्टेन परसेंट कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रिजर्व के रूप में रखवाते हैं। केप्ट विद आरबीआई बाय कॉमर्शियल बैंक इज नोन एज CRR। फिर आता है SLR। क्या आता है बच्चा, SLR नाम याद रखिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका मतलब जब कॉमर्शियल बैंक CRR क्रिएट करने के बाद जो फंड बचे उसका एक सर्टेन परसेंट अपने पास केप्ट विथ इटसेल्फ रिजर्व के रूप में रखते हैं बाय कॉमर्शियल बैंक, उसको कहते हैं SLR। क्या कहा जाता है बच्चे, SLR। एक सर्टेन रिजर्व मेंटेन किया था, हर बैंक कुछ रिजर्व मेंटेन करता है, वो भी फिक्स बाय एसेट इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट कॉल्ड SLR।
SLR लिक्विड एसेट के रूप में बनाया जाता है। कोई दिक्कत है बच्चा? बच्चा देखिए हमारे क्वांटिटेटिव मेजर में मेन 5 टॉपिक्स हैं जिनको आपको मेमोराइज करना है। सबसे पहला बैंक रेट, दूसरा रेपो रेट, तीसरा रिवर्स रेपो रेट, SLR 4th नंबर पे, CRR 5th नंबर पे, इनको आप इंटरचेंज कर लीजिएगा। और SLR और CRR का सम LRR लीगल रिजर्व रेशियो होता है। क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशियो। बच्चे इसके बाद समझिए क्या कह रहा है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आर दोज इंस्ट्रूमेंट विच कंट्रोल क्रेडिट एंड फोकस ऑन सिलेक्टेड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ये एक पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करके क्रेडिट को कंट्रोल करने की बात करते हैं। बच्चा कोई डाउट? क्वांटिटेटिव मेजर्स, हम अब क्वांटिटीज की बात करेंगे। सबसे पहला मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट को आप ये समझिए, जैसे आपके पास कोई एसेट है, आप उसको बैंक में मॉर्गेज करने जब जाओगे तो जितने की वो एसेट है, कि आपको सेम अमाउंट ऑफ लोन बैंक ग्रांट करेगा? नहीं। जैसे मान लो 1 करोड़ का मकान अगर आप गिरवी रख रहे हो तो बैंक आपको 80 लाख का लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो जो 20 लाख रुपए रखेगा वो एक मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है बच्चा? मार्जिन रिक्वायरमेंट, कि कम से कम आप इतना मार्जिन तो रख के चलेंगे। और ये रेट भी कौन फिक्स करता है? RBI। तो इन्फ्लेशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाती है। इन्फ्लेशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाती है। मान लीजिए पहले 20% थी, अब RBI ने मार्जिन रिक्वायरमेंट कर दी भैया 30% या 40%। मतलब कि अगर आप 1 करोड़ का कोई एसेट गिरवी रखते हैं बैंक के पास, तो आपकी 40% मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगी। मतलब 40 लाख रुपए मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगा, तो आपको लोन कितने का ग्रांट किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 60 लाख रुपए का। तो देखिए मार्केट से मनी सप्लाई कम हुई या नहीं हुई? डाउट है? एक पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को टारगेट करता है, ये क्वांटिटेटिव मेजर में याद रखने वाली चीज है। बच्चे क्या कह रहा है? राइज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, फॉल इन डिमांड ऑफ क्रेडिट। सेम वही फंडा रहेगा, जब डिमांड की क्रेडिट कम होगी तो मार्केट में लोन की डिमांड कम रहेगी, जिससे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे। एंड वाइस वर्सा अबाउट डिफ्लेशन। फिर आता है हमारा रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। RBI गाइडलाइन इशू करता है और क्रेडिट रेशनिंग। रेशनिंग हम समझते क्या होता है? जैसे रैशनल कंज्यूमर होता है, एक सिलेक्टिव कंजम्पशन करता है, वैसे ही RBI रेशनिंग कर देता है कि सिलेक्टिव इस चीज को इतना लोन दिया जाएगा। हर बैंकों को एडवाइजरी इशू कर दी जाती है कि इस सेक्टर के लिए अगर कोई लोन लेने आ रहा है तो उसको मिनिमम इससे ज्यादा का लोन ना दिया जाए। जैसे आप लोगों को याद है जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो एक दिन में हम लोग मात्र 4000 रुपए ही कन्वर्ट करा सकते थे ओल्ड नोट को न्यू करेंसी में। पर अगर किसी के घर में शादी ब्याह का कोई फंक्शन था तो आप उसका कार्ड वगैरह लगाइए, आप मिनिमम एक दिन में 50,000 तक कन्वर्ट करा सकते थे। तो एक ये क्राइटेरिया इशू कर दिया था ना, एक TNC लगा दी थी कि अगर शादी है तो इतना, नॉर्मल डेज में इतना, है नहीं? वैसे ही यहां पर RBI एक कंडीशन अप्लाई कर देता है कि रेशनिंग कर देता है। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन सप्लाई ऑफ क्रेडिट्स टू बी चेक्ड पर्टिकुलरली फॉर स्पेकुलेटिव एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। द RBI फिक्स क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी। इसीलिए क्रेडिट कोटा RBI फिक्स कर देता है कि इस बिजनेस के लिए मैक्सिमम इतना, मिनिमम इतना, इससे ज्यादा लोन आप नहीं देंगे। और RBI के द्वारा किए गए ऑर्डर्स को मानना कॉमर्शियल बैंक की ड्यूटी है, क्योंकि RBI पिताजी हैं इन सभी के। फिर बच्चा हमारे पास आता है मोरल सुएशन। बच्चे ज्यादातर इस चीज को भूल जाते हैं, बहुत कॉमन सा टर्म है। क्या है? लाइक रेंडरिंग एन एडवाइस टू कॉमर्शियल बैंक। बच्चा यहाँ पर एक जनरल एडवाइस दे देती है, पापा कहते हैं ना बेटा हमारी तुम पे नजर है, बच के रहो, नंबर ला के दो बस, है नहीं? वो एक एडवाइस कर रहे हैं, कहते हैं पापा बेटा तुम्हें जो मना है तुम वो करो, लेकिन कभी कुछ ऐसा मत करना जिससे हमारी नाक पे बात आ जाए। बच्चे जनरल एडवाइस के रूप में पिताजी कहते हैं, बच्चे जैसे कभी कभी आप देखते हो, आप सोचते हो पापा इंटर के बाद क्या करें, पापा आपको एडवाइस करते हैं बेटा UPSC की तैयारी कर लो, बेटा IAS PCS बन जाओ, बेटा PCSJ तैयारी कर लो, बेटा CAT की तैयारी कर लो, CLAT निकाल लो। एक एडवाइजरी फॉर्म में RBI जैसे पिताजी आपको एडवाइस करते हैं, वैसे ही RBI कॉमर्शियल बैंकों को एडवाइस करता है कि कब उन्हें क्रेडिट सप्लाई बढ़ानी है और कब उन्हें क्रेडिट सप्लाई घटानी है। कोई दिक्कत? देखिए यहां पर बोल भी रहा होगा आपसे, बैंक बाय RBI टू फॉलो आ directives, the bank are advised to strict loan during inflation and liberal in lending during deflation। एक तरीके से जनरल गाइडलाइन आपने प्रोवाइड करी, किसने? RBI ने कॉमर्शियल बैंकों को। अब बच्चा यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। सेम वही टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स याद हो गए होंगे। RBI के सेंट्रल बैंक के मेन फंक्शन हैं वो भी आपको माइंड में रिकॉल रहेंगे। बच्चा फिर से याद रखिएगा, सेंट्रल बैंक के फंक्शन याद करके जाना है और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स को भी याद करके जाना है। अगर ये नहीं याद होंगे तो हम गारंटी से बता रहे हैं आपको कि इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस को आप
नहीं कर पाएंगे। क्लियर? चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की। बहुत पेचीदा टॉपिक है, बच्चों के सिर से ऐसे बाउंसर जाता है, जैसे शोएब अख्तर बॉल फेंकता था ना तो 160 किलोमीटर तक की स्पीड से सीधी बल्लेबाज देख भी नहीं पाता कहाँ निकली, वैसे ही एडीएस का एक भूत है। पर हम इसे बहुत आसान भाषा में कवर अप करने की कोशिश करें। इंडियस क्रैश कोर्स सीरीज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो चल रही है, इसको प्रमोट कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि भैया पढ़ लो, अभी भी एग्जाम दूर है। और अगर 15 दिन लगातार इन वीडियोस को फॉलो कर लिया तो मैं आपको लिखित गारंटी दे सकता हूं कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई डाउट नहीं रहने वाला है। क्लियर? चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू।